प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो जीव विज्ञान का पेपर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, अभी आपके सामने सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जो पूर्णांक है आपका 70 नंबर का रहेगा इसका, और समय 3 घंटे 15 मिनट वैसे ही रहता है। ठीक है, निर्देश आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया सारी चीज़ों को, तो निर्देश वैसे ही यहाँ पर नहीं पड़ा रहता। हमेशा आपने देखिए हिंदी का पेपर दे ही दिया है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर मिला होगा कि पेपर को जो 15 मिनट होता है उसमें अगर आप 10 मिनट भी पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो किस लेवल तक आपको मतलब एक जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ जाता है। हाँ, तो हमेशा आप लोग पेपर को थोड़ा सा पढ़ा करिए पहले, ठीक है ना, जब भी पेपर आपको मिले। तो चलिए इसके बाद आप देखें यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। मैंने एक नहीं 1000 बार आपको बताया है कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए को अगर काटने की बात करेगा तो फिर एंजाइम का नाम आएगा एंडोन्यूक्लिएज, है ना, और अगर जोड़ने की बात करें हम लोग तो फिर वहां पर लाइगेज आता है। तो इसका आपका यहां पर हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज, है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आप लोग चलिए सोल्यूशन यहां पर देखते हैं कैसे करना है। का नंबर का आप यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऊपर डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका पहला आपका सही है एंडोन्यूक्लिएज, ये आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। क्वेश्चन करा कि एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः होते हैं। तो देखिए जो एलन का नियम होता है, इसमें अगर ठंडी जलवायु में, ठीक है ना, ठंडी जलवायु में स्तनधारी जो होते हैं वो सामान्यतः क्या किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें पहला क्या है, छोटे अंग और शरीर के उपांग, फिर क्या है बड़े अंग और शरीर के उपांग, फिर छोटे शरीर का आकार, और फिर क्या है सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको कर देना है फर्स्ट में, ठीक है ना, छोटे अंग और शरीर के उपांग, ये आपका सही हो जाएगा एलन के नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के समाप्त हैं। इधर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें कहा गया कि मेंडल के संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है ना। तो फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप क्या होता है, इसका अनुपात आपका हो जाएगा 9:3:3:1। तो कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, तो इस पर मार्क कर देना है, और गा का आपका पहला विकल्प सही है। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है इसका किसमें होता है, तो ये नर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर सर्टोली कोशिका और अधिवृषण द्वारा या जनन कोशिका द्वारा या लीडिंग कोशिका द्वारा। तो राइट आंसर आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, लीडिंग कोशिका आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसका निश्चित उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपके जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए आधा 1/2 यानी हाफ अंक मिल रहा है किसके लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ZIFT और MTP का पूरा नाम या पूरा रूप लिखिए। तो कह सकते हैं फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो MTP और ZIFT इसका मिलेगा आधा नंबर, ठीक है। तो देखिए ZIFT क्या होता है, इसको बोलेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे, और हिंदी में बोलेंगे युग्मजन अंतःडिंब वाहिनी, ठीक है ना, स्थानांतरण। तो ये होता है ZIFT का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप। इसके बाद पूछा MTP का। तो MTP को तो समझ लीजिए, M का मतलब होता है मेडिकल, T क्या होता है टर्मिनेशन, और P का हो जाएगा प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका हो जाता है फुल फॉर्म। और ये एक प्रकार की जो है प्रक्रिया होती है, इसमें सुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ये हुई एक प्रगति के कारण पारित एक्ट है, ठीक है। तो ये आपका होता है MTP और ZIFT का फुल फॉर्म। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, सह प्रभाविता, है ना। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर डाल देना है इसका खा, है ना। तो खा नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए सह प्रभाविता क्या होती है। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक
प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, ये होता है सहप्रभाविता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अनुन्मलीय परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है अनुन्मलीय। अनुन्मलीय का मतलब क्या होता है? देखिए इसका आंसर आप देखिए पहले यहाँ पर हो जाएगा कि कभी ना खुलने वाले, है ना, ऐसे पुष्प होते हैं जैसे कि अगर पुष्प हमेशा आप जानते हैं कि जब खिलता है पुष्प तो उसमें क्या होता है, पंखुड़ियाँ खुल जाती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कभी ना खुलने वाले पुष्प अनुन्मलीय परागणी पुष्प कहलाते हैं, मतलब जो कभी खुलते ही नहीं है। ठीक है ना, हमेशा बंद रहने के कारण ना तो इनके परागकण किसी दूसरे पुष्प तक पहुंच पाते हैं ना, मतलब परागण जो होता है आप जानते हैं ना, जैसे एक पुष्प होता है और किसी उसी जाति का कोई दूसरा पुष्प होता है, उसके जो परागकण है उसके वर्तिकाग्र से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपके अनुन्मलीय पुष्प होते हैं, क्योंकि ये कभी खुलते नहीं हैं और हमेशा बंद रहने के कारण इनका जो परागकण होता है वो किसी दूसरे पुष्प तक पहुंच ही नहीं पाता या नहीं जा सकता, और ना ही किसी अन्य पुष्प के परागकण इनके वर्तिकाग्र तक आ सकते। भाई साहब बंद है अगर तो ना उससे परागकण से कोई भी मतलब जो आपका यहाँ पर परागकण है उसके पुष्प से ना निकलेगा और ना ही कोई दूसरा उसमें प्रवेश करेगा क्योंकि वो बंद है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया आपके यहाँ पर अनुन्मलीय पुष्पों में होती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अतः ऐसे पुष्पों में स्वपरागण ही होता है। स्वपरागण मतलब खुद में कर लेते हैं, अन्य कोई यहाँ पर ना प्रवेश करेगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अनुन्मलीय पुष्प। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने घा कह रहा है कि मानवों में ट्राइसोमिक यानी किसे बोलते हैं, त्रिसूत्रता। ठीक है ना, ट्राइसोमिक की क्या बोलेंगे, त्रिसूत्रता, और मोनोसोमिक यानी एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक क्या होता है देखिए, तो इसमें ट्राइसोमिक जो होता है यहाँ पर घ नंबर में, तो ट्राइसोमिक यानी त्रिसूत्रता में गुणसूत्र 47 होते हैं और मोनोसोमिक यानी एकल सूत्रता में 45-45 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 कारण आपको बताने, तो इसमें देखिए आप डाल देंगे कि जैव विविधता क्षति के 2 मुख्य कारण निम्न है और फिर इसके बाद लिख देंगे वनों की लगातार कटाई और दूसरी बढ़ती जनसंख्या या प्रदूषण में वृद्धि। तो ये आपके इसके जो है प्रमुख रीजन यानी कारण है। अब आइए इसके बाद देखिए, यहां से आपका जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है ये आपके 1-1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन ये समाप्त हो जाते हैं। 1-1 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव हो गए और 5 ये क्वेश्चन, मतलब कि 9 नंबर यहां से आपका कंप्लीट है। अब इधर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न और ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके 2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो इसलिए 2 कारक लिखने का 2 नंबर है ना। तो चलिए जानते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पहले देखिए डालना क्या है, इसका हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं ना, तो इसका का नंबर देखिए लिखेंगे आप लोग स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य का अर्थ जो है किसी ऐसे व्यक्ति, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति की शारीरिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर आपकी, ठीक है ना, समग्र रूप से निरोग होने की स्थिति को कहा जाता है। मतलब देखिए स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे, जो हर प्रकार से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, सामाजिक स्वास्थ्य हो, संवेदनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार से उस व्यक्ति की स्थिति अगर अच्छी है तो उसे बोलेंगे कि वो स्वस्थ है। ठीक है ना, तो ये होता है स्वस्थ व्यक्ति के अर्थ। ठीक है ना, अब बात करें इसके यहाँ पर स्वास्थ्य को प्रभावित करने के वाले कुछ कारक जैसे कि पर्यावरणीय, व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक। अब देखिए स्वास्थ्य कैसे कैसे व्यक्ति का बिगड़ता है, अगर उसे टेंशन होगी, सामाजिक दिक्कत होगी, है ना, आर्थिक मतलब कि अगर उसे रुपए पैसे की तंगी होगी तो भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। पर्यावरणीय, अगर मान लीजिए जो कहें तो पर्यावरण में जैसे कि वायु हो गया, है ना, जल हो गया, भोजन हो गया, अगर उसको स्वस्थ तरीके से अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो ये इसके कुछ क्या हैं, प्रमुख कारक हैं और यही आपको बता देना था। ठीक ना, महत्वपूर्ण कारक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो यही सब चीज़ें जरूरी होती हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में समझाइए। गॉस का स्पर्धी, आप फिजिक्स में पढ़े ना गॉस का नियम, तो गॉस की प्रमेय उससे थोड़ा सा हट गए, वो मत समझिएगा। लेकिन चलिए जानते हैं, यहाँ पर आप लोग ख नंबर डालेंगे और इसका लिखेंगे अधिक संख्या में पाए जाने वाली, ठीक है ना, अधिक संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज स्पर्धा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज को अपवर्जित कर देंगी और इसके फलस्वरूप दूसरे स्पीशीज का निर्माण विलोपन हो जाएगा, जिसे प्रतिस्पर्धा निष्कासन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, गॉस के प्रतिस्पर्धा अपवर्जन का सिद्धांत या नियम। तो बस आपको इसको बता देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, युग्म विकल्पी यानी एलील को परिभाषित कीजिए और उदाहरणों के साथ बहुविकल्पीयता पर टिप्पणी कीजिए। बहुविकल्पीयता क्या होती है, ठीक है, इस पर हमें देना है टिप्पणी, ग नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या डालना है, ग नंबर, बहुविकल्पीयता पर टिप्पणी देना है। तो इसमें लिखेंगे कि विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म यानी कि जोड़े, युग्म को क्या बोलेंगे, जो जोड़े होते हैं। तो विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म यानी जोड़े को एलील कहते हैं और यह मेंडल से विचलन को व्यक्त करता है। और बहुविकल्पीयता रुधिर में पाया जाता है और मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर आपका एक रुधिर वर्ग हो गया ए और बी, फिर ए बी, फिर बी। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं यहाँ पर बताया गया। आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ए का ए पॉजिटिव ए नेगेटिव भी होता है, बी का बी पॉजिटिव बी नेगेटिव होता है, ओ का ओ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन मेन आपको मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रकार के रुधिर वर्ग जो है पाए जाते हैं इसमें। ठीक है ना, मनुष्य में। तो ये हो जाता है बहुविकल्पीयता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव में यानी मनुष्य में लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। तो मनुष्य में लिंग सहलग्न प्रभावी लक्षण, देखिए यहाँ पर क्या होता है ये, तो इसका आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आप डालेंगे घा और इसका यहाँ पर आंसर समझिए। बाकी कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है ना। बाकी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे कि प्रायः लिंग में, ठीक है ना, गुणसूत्रों पर जो लक्षण के जीन्स होते हैं उसका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है और लिंग गुणसूत्रों पर इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा कुछ जीन्स कायिक अथवा दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। कायिक प्रजनन तो आप जानते होंगे, जैसे आपने जो है एग्रीकल्चर ली होगी कभी ना कभी पुरानी पिछले क्लासों में, तो आपने पढ़ा होगा कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसमें पौधे के एक पार्ट से काटकर दूसरा पौधा उसी में लगा दिया जाता है ना, इस प्रकार का। तो अब यहाँ पर बायोलॉजी में भी है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना आपको। तो मतलब यहाँ पर कायिक अथवा दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं और ये लिंग सहलग्न जीन्स कहलाते हैं। यही जो होते हैं जितने भी जीन्स इस प्रकार के होते हैं इनको बोलते हैं लिंग सहलग्न जीन्स। अब बात करें तथा इनमें यानी इनसे उत्पन्न जो लक्षण होता है, इनसे उत्पन्न लक्षण लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। मनुष्य में वर्णांधता तथा हीमोफीलिया 2 लिंग सहलग्न गुण हैं। जैसे बात किया जाए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर कभी पूछ लेता है कि जो वर्णांधता है ये किस प्रकार का लक्षण है ना, तो वर्णांधता मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्ति को जो है रंग जो होता है ना, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है और वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। इस प्रकार के तमाम सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इनको थोड़ा सा आप लोग फोकस करना है। हीमोफीलिया और वर्णांधता ये 2 प्रकार के ऐसे रोग हैं जो लिंग सहलग्न के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, मरुस्थलीय पौधों में शुष्कतानुकूली यानी मरुद्भिदी बोलेंगे इन्हें, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा गया है। तो मरुस्थलीय पौधों में शुष्कतानुकूली अनुकूलन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 2 नंबर का है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अंगा नंबर में देखिए क्या लिखना है, इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर कि शुष्क आवास या मरु प्रदेशों, ठीक है ना, शुष्क आवास या मरु प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेशों को बोला गया, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा। मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को जो सूखा स्थान होता है, ठीक है ना, उनको मरुद्भिद कहते हैं। और मरुद्भिद पौधों में जलाभाव या शुष्कता के प्रति सहिष्णुता या इसे सहन करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो सूखे क्षेत्र होते हैं जैसे कि राजस्थान में बोल लीजिए मरुस्थल हो गया ना, तो इस प्रकार के जो मरुस्थल हैं वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो
मतलब एक ऐसे लेवल तक सूखा को सहन कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं। पानी काफ़ी दिनों तक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं बोले तो, वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो वो जो पौधे होंगे उनको बोलेंगे मरूद भी, ठीक है ना, ऐसे पौधों को, क्योंकि जल अभाव वहाँ पर होता है, बारिश होती नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये अपने आप को सहन करते हैं और उनमें बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है। जैसे कि कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, इस प्रकार के जो ये पौधे हैं ना, ये क्या करते हैं वहाँ पर जो है सूखे स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब कटीले टाइप के है ना। अब लिखे यहाँ पर कि विभिन्न परिस्थितियों में मरूदभिद पौधों को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है और सिम्पर के अनुसार वह पादप जो जलाभाव की परिस्थितियों में अपनी वाष्पोत्सर्जन क्रिया को मंद करने की क्षमता रखते हैं उनको मरूदभिद कहा जाता है, ठीक है ना, मरूदभिद। तो ये आपको इसका जो है इतना लिख देना है 2 नंबर के लिए। यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न आपके जो ये 3-3 नंबर वाले आएंगे, ठीक है ना, 3 नंबर वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप डालेंगे, पहला इसका दिया गया है संकरण क्या है और कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन करिए, ठीक है ना। तो ये आपका का नंबर। चलिए इसको देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप लोग, उत्तर नंबर 4 का यहाँ पर का। तो इसको आप देखिए संकरण क्या होता है, लिखेंगे संकरण किसी परमाणु की वाह्यतम कक्ष के भिन्न भिन्न ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिश्रित होकर आपस में मिलकर मिश्रित होकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये संकरण होता है। और बाकी कह रहा कि महत्व को बताइए, तो महत्व आप इनका थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि महत्व भी बताएंगे तो यहाँ पर आपको 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्या कह रहा है, अंतरण आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। इसको बोलते हैं टीआरएनए। एक आपका क्या होता है एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है ना, यानी संदेश वाहक आरएनए जो होता है। और एक आपका क्या है यहाँ पर टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर, ठीक है ना, इसे अंतरण या स्थानांतरण बोल सकते हैं। आरएनए पर कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 3 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, कृत्रिम संकरण जो कि मैंने बताया, संकरण क्या है इसको पहले बताएंगे और कृत्रिम संकरण क्या है इसको भी बता सकते हैं, फिर महत्व भी लिखेंगे। तो मान लीजिए 3 नंबर के लिए कम से कम आपको 1 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कृत्रिम संकरण को भी बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है ना, टीआरएनए। तो कृत्रिम संकरण में देखिए क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे वांछित परागकणों से एक नए पौधे के उत्पादन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो परागकण और निषेचन की प्रक्रिया के संचालन के लिए चुने जाते हैं। वांछित परागकणों को हाथ से परागित किया जाता है और निषेचन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए खा नंबर देखते हैं, अंतरण आरएनए क्या होता है देखिए, तो इसको बोलते हैं टीआरएनए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जानिए जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए का एक अनुकूलक अणु है, ठीक है ना। ये टीआरएनए जो है, आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका एक अनुकूलक अणु है और जिसकी लंबाई प्रायः 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड के बराबर होती है, ठीक है ना, इतनी लंबाई होती है ये। अब डीएनए आरएनए की संरचना का एक वीडियो प्रॉपर आने वाला है, जिस पर आप समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से। वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर देखिए यह दूत आरएनए, यानी कि दूत का समझ रहे हैं, मतलब भेजने वाला, एमआरएनए आरएनए और प्रोटीन के अमीनो अम्ल अनुक्रम के बीच एक भौतिक कड़ी का काम करता है, ठीक है ना। मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन अमीनो अम्ल के अनुक्रम दोनों के बीच जो है टीआरएनए एक कड़ी का काम करता है। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों को उनके क्रमानुसार स्थानांतरित करने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब क्या कर रहा है यहाँ पर गा नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर देखिए आपका 2 क्वेश्चन है ना, फाइलेरिया यानी कि फाइलेरिसिस और बहुभ्रूणता, दोनों का 1.5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तब आपको दोनों का करने पर 3 नंबर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इनका भी हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है इसमें खा नंबर का फाइलेरिया। पहले हम लोग फाइलेरिसिस को समझेंगे, फाइलेरिया क्या है, और फिर हम लोग जानेंगे यहाँ पर इसका बहुभ्रूणता, ठीक है ना। तो देखिए फाइलेरिया हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि फाइलेरिया बीमारी फाइलेरिया संक्रमण मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है ना। जो क्यूलेक्स मच्छर होता है इसमें, ये मच्छर क्यूलेक्स एवं मैनसोनाइट्स प्रजाति के होते हैं और जिसमें मच्छर एक धागे के समान परजीवी को छोड़ता है,
ठीक है, मतलब मच्छर जो है इस प्रकार का एक विषाणु जो होता है इसको छोड़ता है, और अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये बीमारी उत्पन्न होती है, फाइलेरिया। ठीक है ना, यह परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और जिससे कि ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब बात करें बहुरूणता। बहुरूणता क्या होती है देखिए, तो इसमें आपको लिखना है बहुरूणता आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में और अंडाशय में उपस्थित प्रत्येक बीजाणु एक बीज में विकसित होता है। सामान्यतया एक बीज में केवल एक ही भ्रूण हो पाया जाता है। ठीक है ना, एक बीज में एक भ्रूण, मतलब उसके अंदर जो अंकुरण होता है, मतलब कि कोई बीज होता है उससे पौधा निकलता है, आप जानते हैं। और वो पौधा क्यों निकलता है, अगर मान लीजिए आप किसी बीज को किसी नमी युक्त जमीन में डाल देते हैं तो वो एक समय के बाद मतलब जो है उसके एक जो है बीज अंकुरित होकर एक पौधे का निर्माण करता है, और जो वो पौधा निकलता है अंकुरित होता है वही आपका अंदर का जो पार्ट है उसे भ्रूण बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है एक बीज में, लेकिन कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, यानी कि उससे डबल पौधे निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी बीज में। तो जब डबल यानी कि एक से अधिक भ्रूण अगर निकल जाते हैं या पाए जाते हैं तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की प्रक्रिया को ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। समझ सकते हैं, बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक भ्रूणों की संख्या, ये होती है बहुभ्रूणता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घ नंबर, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करिए और निष्क्रिय प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं। आप घ नंबर देखिए, प्रतिरक्षण क्या होता है ये, तो प्रतिरक्षण का सिद्धांत यह है कि जब किन्हीं बाह्य अणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है बाहरी अणुओं को शरीर में, ठीक है ना, प्रवेश कराया जाता है तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ना शुरू कर देती है। और मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली बोलेंगे जो शरीर के अंदर हमारी एक मतलब इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली जो बाहर से आने वाले रोगों से लड़ने का काम करती है। वो इम्यूनिटी जब शरीर में लड़ना जो है रोगों से शुरू कर देती है और इसे परास्त कर देती है, मतलब कि उस रोग को परास्त करके शरीर को बचा लेती है, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षण क्षमता। ठीक है ना, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में पूछा गया तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जब शरीर की रक्षा के लिए, है ना, बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे आप इलाज कराने जाते हैं तो इंजेक्शन देते हैं, वो शरीर में मतलब जब बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां आ जाती हैं तो फिर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काम नहीं कर पाती, है ना, तो उससे बीमार पड़ जाते हैं और फिर उसमें कोई बाहरी चीज़ जो है बने बनाए प्रतिरक्षी पदार्थों को सीधे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे जो है रोग मुक्त हम हो पाते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब प्रदान की जाती है जब किसी व्यक्ति को उसकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्पादित करने के बजाय किसी बीमारी के लिए एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद करा यहाँ पर कि 2 उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्न संख्या 5, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 5, और इसमें का नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा कि 2 उपयुक्त उदाहरण देकर कायिक प्रवर्धन समझाना है क्या होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन देखिएगा, यहाँ पर पौधों में कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक मुकुलन निकल जाता है जो बढ़कर नया पौधा बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक विधियों से कायिक प्रवर्धन जड़ों, स्तंभ अथवा पत्तियों से हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। और अगर कृत्रिम रूप में कराया जाता है तो फिर क्या होता है, कृत्रिम विधियों द्वारा कायिक संचरण की विधियों में आते हैं, और रोपण हो गया, दाब कलम हो गया, है ना, दाब लगाकर, कलम लगाकर, ठीक है ना। जैसे आप गुलाब को ले लीजिए, गुलाब का पुष्प पौधा जो होता है उसको कहीं से भी काट के लगा दिया जाता है ना जमीन में, तो वो पुनः एक पौधा बन जाता है। ऐसे ही एक जो है एक कृत्रिम विधि है जो कि कायिक प्रवर्धन से ही संपन्न हो पाता है। कलम लगाना, है ना, अथवा ऊतक संवर्धन, ये सब आते हैं। उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। देखिए उदाहरण में यहाँ पर लिखेंगे, उदाहरण के लिए आलू को उसकी आंखों द्वारा, है ना, आलू को कभी आपने लगाते हुए देखा होगा, तो उसमें जो है छोटे छोटे जो है अंकुरण निकल आते हैं आलू में, है ना, उसको जैसे लगा दिया जाता है तो मतलब एक आलू को आप 2 पार्ट में काट देंगे तब भी वो नया पौधा बना देता है ना। तो यही चीज़ बताया गया कि उदाहरण के लिए
और फिर आपका अदरक भी आता है इसी में, यानी अदरक और आलू दोनों इसमें आ जाते हैं कायिक कृत्रिम जो है कायिक प्रवर्धन में, ठीक है ना। अदरक को उसके लिए आलू को जो है उसकी आंखों द्वारा तथा अदरक द्वारा प्रकंद उत्पन्न किया जाता है और इन पौधों के स्वस्थ तनों से गांठों को लेकर लगाया जाता है ना। तो ये आपके जो है इस प्रकार से आ जाते हैं कायिक प्रवर्धन में, ठीक है ना। ये कई प्रकार का होता है जो कि मैंने आपको बता दिया। रोपण हो गया, रोपण का मतलब आप किसी बीज को जो है जमीन में दबाएंगे, ठीक है ना। दाब कलम हो गया और इसके बाद यहां पर ये ऊतक संवर्धन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक डीएनए यानी आरडीएनए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन करिए। 3 नंबर, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को जो तोड़ता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। और घ नंबर, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद अंतर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन, वाहित मल को परिभाषित कीजिए, वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टिप्पणी लिखने के लिए आया है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विविधता तप्त स्थल पर टिप्पणी और बायो पायरेसी क्या होता है, इस पर टिप्पणी। फिर आपका डबल फर्टिलाइजेशन द्वितीय निषेचन क्या है, व्याख्या कीजिए। 3 नंबर, इसके बाद क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया है ना। 6 नंबर तक आपके क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के लिए आएंगे। इसके बाद आपका यहां से देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि लॉन्ग के क्वेश्चन है और 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन में FSH व LH की भूमिका पर टिप्पणी। इस क्वेश्चन को मैं प्यारे साथियों अभी एक लॉन्ग वीडियो आएगा शाम तक में, जिसमें मैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है ना, जो 5 नंबर वाला, क्योंकि 5 नंबर वाला वीडियो जो है अभी जस्ट आ रहा है, शाम तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बाद अथवा में दिया गया परागण को परिभाषित कीजिए, पुष्पी पौधों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में वर्णन करिए। इसके बाद यहाँ पर समष्टि को परिभाषित कीजिए, समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। अथवा में दिया गया यहाँ पर जैव विविधता हेतु संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत में विवरण। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है अनुलेखन क्या है, और यहाँ पर है प्राकेंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि और प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन। ये 5 नंबर। इसके बाद है मानव अनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए, वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों की एक टिप्पणी बनाइए। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे आपको मैं यहाँ पर पूरे 6 से 7 स्टेट लगातार प्रोवाइड कराऊंगा और इनका सोल्यूशन कराएंगे। साथ ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनका वीडियो अलग से आएगा, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग जुड़े रहिए और एक वीडियो आपका आने वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम के ऊपर कौन कौन से चित्र आपको बायोलॉजी में तैयार करने हैं, ये सारा का सारा टॉपिक आपको मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो बस क्या करना है आपको, अपना काम तो आप करिए ना यार, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। और बाकी आपके लिए लगातार ऐसे ही मेहनत मैं करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।